हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अजित कुमार श्रीवास्तव। आज का लेक्चर हिंदी मीडियम क्लास 12th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए है। ये कमेंट बॉक्स में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th के हिंदी मीडियम का लेक्चर कब आएगा और हम लोगों का क्या होगा। आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो आज हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर देने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, और ये मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाने जा रहा हूं और हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो आइए जानते हैं रासायनिक बलगतिकी क्या है। देखिए, ये जो चैप्टर है वो बलगतिकी यानी कि काइनेटिक्स यानी कि रेट पर डिपेंड करता है। ये टोटल चैप्टर ये कहता है कि रासायनिक बलगतिकी जो है भौतिक रसायन का एक शाखा है जो अभिक्रियाओं के गति को बतलाता है और गति जो उनके कारकों से प्रभावित होता है। अभिक्रिया का गति जो है उनके कारक क्या हो सकते हैं। उनके कारक दाब हो सकते हैं, है ना, ताप हो सकते हैं, सांद्रण हो सकते हैं, आयतन हो सकता है। अभिकारक का जो प्रकृति है ना, रिएक्टेंट्स के जो प्रकृति, वो प्राकृतिक बदले तो उनकी भी दर बदल सकता है। तो ये सब जो बताता है उसी को हम लोग रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्लियर हुआ बात। मतलब कि इस चैप्टर में अभिक्रिया तो सब लोग के घर में भी होता है, सबके घर में लैब है, तो अभिक्रिया तो वहां भी कराते हो। तो एक स्लो रिएक्शन हो जाना, फास्ट रिएक्शन हो जाना, ठीक है, या स्लो और फास्ट के बीच में कुछ ऐसे उत्प्रेरक आते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स यानी कि वो कारक, ऐसे कारक आते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। उन कारकों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि काइनेटिक्स को जानने के लिए हम लोग थोड़ा अभिक्रिया को जानेंगे। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि अभिक्रिया जो होती है, पहले ये जानते हैं ये अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है यहां पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरा होता है यहां पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़े आप लोग कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें। उत्क्रमणीय को रिवर्सिबल कहते हैं, अनुत्क्रमणीय को इरिवर्सिबल कहते हैं। तो उत्क्रमणीय में दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट माने अभिकारक से प्रतिफल जाता है, एक प्रतिफल से अभिकारक आता है। जो यहां पे अभिकारक से प्रतिफल जाता है उसको हम लोग अग्रिम अभिक्रिया कहते हैं। अग्रिम अभिक्रिया कहते हैं। जो प्रतिफल से अभिकारक आता है उसको हम लोग प्रतिप अभिक्रिया कहते हैं। और यहां तो ये एक ही अभिक्रिया है जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, अभिकारक टू प्रतिफल जा रहा है। ओके, तो ये टोटल चैप्टर इन दोनों में से अनुत्क्रमणीय पर ज्यादा प्रभावशाली है। मतलब टोटल चैप्टर इसी पर डिपेंड है, इसी पर आधारित है। किस पे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पर। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम लोगों को आएगा वो है अभिक्रिया की दर, यानी कि इंग्लिश में उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में इसको अभिक्रिया का वेग या इसी को दर के नाम से जानते हैं। अभिक्रिया का वेग या दर। देखिए, अभिक्रिया का वेग मतलब गति, सब लोगों को पता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि उसका समय के साथ क्या हो रहा है। समय के साथ रिएक्टेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्रतिफल बढ़ रहा है घट रहा है। तो मैं बताऊं कि कोई भी दुनिया का अभिक्रिया हो जिसमें समय के साथ हमेशा रिएक्टेंट, इसमें अभिक्रिया को मैं ऐसे समझा रहा हूं, जैसे मान लो ए से बी बनाते हैं, ए से बी, और ए जो है यहां पे अभिकारक है और बी जो है यहां पे
प्रतिफल है, ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया। तो अभिकारक और प्रतिफल में क्या चेंजिंग होती है, क्या परिवर्तन होता है? समय अगर शून्य होता है, जब हम अभिक्रिया शुरू नहीं किए हैं, तब अभिकारक मान लो यहाँ पे कि ये 80 ग्राम है या 80 कुछ भी मान सकते हो, उस समय प्रतिफल तुम्हारा 0 है। कुछ भी यहाँ पे मान लो कि अभिकारक में लिए हो, रोटी बना रहे हैं तो 80 ग्राम मान लो कि आटा गूंथ के रखे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो समय के अनुसार आप इसकी अभिक्रिया शुरू कर रहे हैं, समय के अनुसार। अगर ये मान लो कि हम टाइम जो चेंज कर रहे हैं, 0 से यहाँ पे लिए 5 मिनट, तो 5 मिनट बाद कुछ ना कुछ तो रोटी पका होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रोटी पका है, और ये 5 मिनट बाद मान लो कि 20 ग्राम जो आटा है उसको हम प्रतिफल या रोटी में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर? तो बचेगा कितना? 60 ग्राम। और इस तरह से ये प्रक्रिया जारी रहेगा। अगले 10 मिनट में ये मान लो यहाँ पे 50 ग्राम बन गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30 ग्राम। अगले यहाँ पे 15 मिनट में यहाँ पे 80 होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0 ग्राम बचेगा। यही है अभिक्रिया। और इसी को समय के साथ जो आप ये परिवर्तन देख रहे हो अभिकारक और प्रतिफल में, इसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूरा क्लियर समझिए। समय के परिवर्तन के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी, प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि, इसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इस बात को क्लियरली इसको समझना है आप लोगों को, इसको कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी प्रतिक्रिया में, अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में कभी भी अभिकारक जो है घटता है समय के साथ, और प्रतिफल जो है बढ़ता है। इसको यहां बिठा लेना है पहले। ये चीज नहीं बैठेगा तो नहीं समझ में आएगा। दुनिया की किसी भी अभिक्रिया में जाओगे, रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ये बढ़ने का जो रेशियो है ना, किसके साथ? समय के साथ, उसी को तो अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये घटने का जो रेशियो है किसके साथ? समय के साथ, उसी को तो अभिक्रिया का वेग कहते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। और देखते हैं हम लोग, इधर हम लोग मिटाते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर में और जानेंगे। यहाँ पे इसका डेफिनेशन जानते हैं क्लियरली। यानी ये कहता है कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में समय परिवर्तन के साथ अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण में कमी तथा प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि, प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये बात तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि किसी अभिक्रिया में समय परिवर्तन के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी होगा, प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होगा, और इसी को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहेंगे। बहुत आसान है इसको लिखना। यानी कि वेग, यानी कि इसको आर रेट को आर लिखेंगे, बराबर यहां लिखते हैं अभिकारक के सांद्रण में कमी, ठीक है, बट्टा समय परिवर्तन, समय परिवर्तन। इसी तरह से प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि, सांद्रण में वृद्धि बट्टा
समय परिवर्तन। तो इस तरह से हम लोग इसको लेते हैं। अब इसी को हम लोग एक और तरीके से ले सकते हैं, रेट बराबर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डेल्टा टी। मतलब कि डेल्टा लगा दिए तो परिवर्तन को दिखा दिया, है ना, अभिकारक के सांद्रण में कमी हो या अधिक को परिवर्तन डेल्टा बता दिया, और आर को सांद्रण में अभिकारक को आर रिएक्टेंट ले लेंगे और कंसंट्रेशन को बड़ा कोष्ठ से लिखते हैं। जहां भी सांद्रण होगा तो सांद्रण को किसे लिखेंगे, बड़ा कोष्ठ। इस बात को समझिएगा, सांद्रण जहां पे आए कैसे लिखोगे बाबू, यहां देख लो, सांद्रण को कभी भी बड़े को सी या बड़ा कोष्ठ लिखते हो, है ना, सांद्रण को कभी भी ऐसे लिखोगे। सांद्रण बराबर क्या होता है, सांद्रण बराबर n बाई वी होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम होता है। तो मोल को मोल और वॉल्यूम को लीटर, यानी कि इसकी यूनिट मोल पर लीटर भी होती है। तो सांद्रण को बड़े कोष्ठ में लिखते हैं। अगर हमें वाटर का सांद्रण लिखना है तो बड़ा कोष्ठ बनाइए, बीच में वाटर डाल दीजिए, H2O लिख दीजिए। तो ये हो गया, और यहाँ पे प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी, यानी कि प्रोडक्ट जो है प्लस में अगर लेंगे तो ये हमारा बताएगा, देखिए चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस जो चिन्ह है, ऋणात्मक जो चिन्ह है, ये इंडिकेट करता है कि इसका जो सांद्रण है वो घट रहा है ना, कमी हो रहा है। और प्लस चिन्ह जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये पी मतलब प्रोडक्ट, प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। तो ये दोनों चिन्ह के अनुसार ही हम लोगों को अब ये पूरे डेफिनेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। तो कभी भी सांद्रण को और वेग को इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये दर्शाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं दिखाता हूं, मान लो कि 2a प्लस 3b, और यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा ये 4d, ठीक है, कुछ भी लेते हैं। तो आपको यहाँ पे r इक्वल टू क्या लिखोगे, तो इसको रेट में बदलने के लिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय 3 डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय 4 डेल्टा टी। देख रहे हो, कंसंट्रेशन लिख रहा है तो कैसे लिखना है, बड़े कोष्ठ के अंदर बी ले लिए। तो यहां पे दोनों, चूंकि ये रिएक्टेंट में था यानी कि अभिकारक में था, इसलिए इसको हमने निगेटिव साइन लगाया, और ये जो है मतलब प्रोडक्ट में था, प्रतिफल में था, इसको मैंने प्लस साइन लगाया है। क्लियर है बात। अब इस एक बात को समझिएगा आप लोग कि आप ये कहोगे कि सर ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे हो, तो जिस रेट से ये जो है, जिस रेट से ए की सांद्रण घट रही है, उसी रेट से बी की भी सांद्रण घट रही है, और उसी रेट से डी के सांद्रण बढ़ रही है। यानी कि जिस रेट से ए घटेगा उसी रेट से बी घटेगा, उसी रेट से डी बढ़ेगा। सबका रेट अलग अलग सबस्टांस में, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग रेट नहीं लगता, सबका रेट बराबर होता है। इसीलिए सब अलग अलग लिखा गया है कि रेट तो सबका बराबर है, लेकिन एक सबस्टांस के लिए एक बार डिनोशन अलग होगा, इसको अलग दर्शाएंगे, इसको अलग दर्शाएंगे, इसको अलग दर्शाएंगे। तो माइनस साइन बताता है कि इसका रेट घट रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है घट रहे हैं। प्लस साइन बताता है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, किस तरह से दर्शाते हैं, एक बात और क्लियर कर दें कि दो जो मोल है 3 4, ये देख रहे हैं कि डिवाइड इनटू हुआ है किसमें, ये टी में, टाइम में हुआ है। ये क्या होता है कि मान लो कि कोई भी अगर कार है, तो ये अगर दौड़ रहा है, मान लो कि यहाँ पे 1 किलोमीटर की ये है, 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर दौड़ने में इसको समय लगता है, मान लो कि यहाँ पे 10 मिनट। तो अगला फिर 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, कुल अगर समय काउंट करें तो ये भी आपका कितना लगेगा 10 मिनट, तो कुल कितना लगेगा 20 मिनट, यानी कि समय में दुगुना हो गया। तो समय जो है ना, वो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सांद्रण बढ़ने की सूचित करेगा। जैसे मान लो कि 1 मोल के लिए टी समय लगता,
तो 2 मोल के लिए क्या लगेगा, 2t समय लगेगा। 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए यहाँ पे लग रहा है ये t समय, तो 3 मोल के लिए क्या लगेगा, 3t समय लगेगा। तो समय जो है उसके अनुसार ऐसे ये होता है, राइट। अब हम लोग इस बात को जानेंगे कि इसमें एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसे आप लोगों को बताना है। मान लो कि हम लिए H2 प्लस N2 और बना दिए 2NH3। तो इसको आप लोग रेट में लिखोगे, कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू लिखोगे, मतलब कि आप लोग पहले वीडियो पॉज करके लिख लोगे। इस बात को समझिए, जब हम कोई क्वेश्चन लिखें तो वीडियो पॉज करके वहां पे पहले आप बनाओ, तो हम तो रुकेंगे नहीं आपके लिए, नहीं आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप हमें रोक सकते हो वहां पे, और रोक कर पहले क्वेश्चन कर लो, फिर मिलाओ कि क्या सर सही बनाए हैं। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई 3 डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई 2 डेल्टा T। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आई बात समझ में। तो हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला, ये हो गया, नाइट्रोजन के लिए हो गया, ये अमोनिया के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को यही बता ही देता हूं, तो समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। मान लो कि ये जो है आपको दिया गया है, अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया का वेग, हाइड्रोजन की अभिक्रिया का वेग, हाइड्रोजन की अभिक्रिया के घटने का वेग, हाइड्रोजन के सांद्रण के घटने, सांद्रण के घटने का वेग, अगर आपको मान लो दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 10 के पावर -2 मोल पर लीटर, मान लो कि ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको N2 और NH3 दोनों निकालने के लिए कहता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 है ना को निकालना है, N2 की दर निकालना है, फिर NH3 की दर निकालनी है। तो NH3 के बढ़ने की दर, N2 के घटने की दर निकालनी है। आइए बनाते हैं इसको। तो चूंकि ये तो हमारे पास है मेंशन कि रिलेशन क्या है, H2 की सांद्रण के घटने का दर दिया गया है। तो कोई भी अगर दर गिवन है, वेग गिवन है, तो इसका अर्थ ये है कि वह 1 मोल के लिए दिया है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तब भी आपको 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है। इस बात को पहले यहां समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये चूंकि हमको निकालना है N2 का, चूंकि माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, इतना रिलेशन है बराबर में दिख रहा है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय 3 डेल्टा T। ये रिलेशन है, तो इसको निकालना, और ये 1 मोल के लिए चूंकि यहाँ पे है ही नहीं ना, 1 मोल के लिए निकालना है। ये देखो तो 1/3 गुने यहाँ पे लिख सकते हो, इतना का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, इतना का वैल्यू ये दिया हुआ है 2 × 10⁻²। चलो एक चीज मैं तुम लोगों को पहले बता दूं, ये रिलेशन हो गया। चूंकि गिवन है मतलब दिया है यहाँ पे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 2 × 10⁻² मोल पर लीटर, ये दिया हुआ है यहाँ पे दिया। तो अब रिलेशन निकालिए। तो इसलिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, इसको 1/3 अलग कर दें, और इतना का देखिए वैल्यू इतना दिया हुआ है, डायरेक्ट रखिए 2 × 10⁻² मोल पर लीटर। तो ये आएगा 2/3 × 10⁻² मोल पर लीटर, आंसर आ गया इसका। इसी प्रकार आप चाहो तो अमोनिया का निकाल लो। तो अमोनिया और हाइड्रोजन में रिलेशन देखो क्या है, इस रिलेशन को लेकर बन जाएगा
मैं यहाँ हिंट कर देता हूँ, क्या कर सकते हैं आप, चूंकि यहाँ पे आप लेंगे NH3/2 डेल्टा टी, ठीक है, और इसको कोष्ट में लीजिए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बराबर, सीधे आप इसके बराबर बराबर में भी बराबर है, बराबर इसको यहाँ से थोड़ा हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, चलेगा 2/3 इंटू 10⁻⁻2 इसका आंसर आ रहा है। चलिए, तो इसका आ जाएगा कितना, इसका आएगा आपका माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2/3 डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये रिलेशन हुआ। तो अब इस रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 मोल के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 मोल के लिए निकालेंगे तो आएगा ये डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय डेल्टा टी इक्वल टू 2 इधर जाएगा, 2/3 इंटू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल्टा टी, तो क्या आएगा यहां देखते हैं। तो इसलिए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे इसका वैल्यू रखो, 2/3 इंटू इसका वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻², तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻², तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4/3 गुणे 10⁻², ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोग इस पे क्वेश्चन कर लोगे। मिटाएं, चलिए ठीक है, मिटाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक में आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे एवरेज रेट क्या होता है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं औसत अभिक्रिया का दर या वेग, औसत अभिक्रिया का वेग। देखिए, जो भी अभी तक आप रेट पढ़ रहे थे, यही औसत अभिक्रिया का वेग है, बस इसमें थोड़ी सी अंतर होती है। रेट को यहाँ पे एवरेज लगा देंगे, AVE इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी। वैसे में इसको हम लोग रेट एवरेज को सबसे ज्यादा ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये माइनस, और यहाँ पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। वैसे में यहाँ माइनस हटा भी सकते हैं, तो सबके लिए, दोनों के लिए कॉमन हो गया, ये माइनस लगाते तो सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होता है। यहाँ एक बात समझिएगा, ये अगर घटाने के बाद ये रेट अगर माइनस में आएगा तो समझ जाएंगे रिएक्टेंट के लिए है, अगर ये प्लस में आएगा तो समझ जाएंगे प्रोडक्ट के लिए है, सिंपल सी बात है। तो माइनस में आएगा तो ये मत समझिएगा कि रेट निगेटिव आ गया, इसका अर्थ ये है कि आपका जो रिएक्टेंट का जो रेट है, जो कंसंट्रेशन है, वो घट रहा है। निगेटिव साइन सिर्फ इतना इंडिकेट करेगा कि वो कंसंट्रेशन घटते क्रम में जा रहा है, बस इतना ही इंडिकेट करेगा। तो ये एवरेज रेट है। इस पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कैसे बनेगा। मान लो कि आपको क्या दिया गया है, एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दिया गया यहाँ पे, ठीक है, और टाइम दिया गया है, और टाइम को मिनट में दिया गया है। तो आप मान लो कि कंसंट्रेशन टाइम यहाँ पे अगर आपका मान लो कि 0 है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि 100 है। चलिए, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं, रिएक्टेंट ही ले रहे हैं ना, यहाँ पे समझिएगा पहले, ये मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ले रहा हूं। तो फिर अगर मान लो कि ये जो टाइम है आपका यहाँ पे हो जा रहा है 5 मिनट, तो ये घटकर यहाँ पे हो जा रहा है मान लो कि 80। फिर अगला मैं कंसंट्रेशन 10 मिनट का ले रहा हूं अगर 100 मिनट में, तो ये घटकर यहाँ मान लो कि हो जा रहा है 50, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम अगला 15 मिनट ले रहे हैं, तो ये घटकर हो रहा है यहाँ पे 25,
और फिर यहाँ पे ले रहा है, मान लो कि यहाँ पे BC लेते हैं और फिर यहाँ पे ये 10 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो ये हटा देते हैं इसको। चलिए अब इसमें आपको रेट पूछ रहा है, एवरेज रेट निकालिए। तो बाबू एवरेज रेट जब कभी भी पूछेगा आपसे तो उसमें एक टाइम दिया रहेगा। एवरेज रेट पूछेगा, एवरेज रेट इसका बताइए, तो एवरेज रेट के लिए टाइम दिया रहेगा कि टाइम जो है 5 to 10 मिनट, 5 से लेकर 10 मिनट के एवरेज रेट निकालिए। 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच का एवरेज रेट निकालना है, आपको ऐसे ही देगा, ठीक है। तो आपको कभी भी टाइम जो बीच में देगा उसी बीच की कंसंट्रेशन को भी लेना है हमेशा। तो क्या होगा यहाँ पे एवरेज रेट, रेट हमारा एवरेज रेट देखना है तो फॉर्मूला हमारा है C2 माइनस C1 बाई यहाँ पे T2 माइनस T1। चलिए तो C2 5 और 10 का ले रहे हैं, तो C2 50 है बट्टा 50 माइनस 80, 50 माइनस 80 बट्टा 10 माइनस 5, सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपका आएगा कितना आएगा, -30 बट्टा 5, 6 35 -6, यानी कि एवरेज रेट इसका 6 आया। निगेटिव साइन ये बताता है ये रिएक्टेंट का पार्ट है और रिएक्टेंट इसका घट रहा है 6, यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसलिए मैं पर लीटर पर सेकेंड लिख रहा हूं। रेट का यूनिट्स मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूं यूनिट्स ऑफ रेट। तो रेट का यूनिट्स क्या होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम, ये ना बार बार ले रहे हैं, निगेटिव कंसंट्रेशन या पॉजिटिव कंसंट्रेशन ले रहे हैं। तो कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होता है, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट्स क्या हो गया, सेकंड। तो आपका पूरा यूनिट्स क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपका रेट की यूनिट्स हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां तक मैं आज खत्म कर दिया आप लोगों का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको पढ़िए, इस पे क्वेश्चन बनाइए। इंस्टेंटेनियस रेट एक इसमें आता है, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, और फिर आगे आप लोगों को रेट कांस्टेंट के बारे में बताया जाएगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, लेक्चर को ढंग से कंप्लीट लेक्चर देखिए, पढ़िए और कॉपी कलम लेकर बैठिए, कंप्लीट से उतारिए, इसको भी उतारिए और फिर अपने किताब जो भी आपके पास बुक्स है उस पर क्वेश्चन देखिए, उसको भी पढ़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स। ओके, बाय।